हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मान्या अकेडमी। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 1000 स्टेटमेंट की सीरीज शुरू की हुई है, जो कि एक रिवीजन पर्पस है, जिससे आपका क्लियर हो जाए कवर हो जाएगा पूरा इंग्लिश लिटरेचर जो पोर्शन जो इसका है। और आप किसी भी ऐसा एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें लिटरेचर का पोर्शन आता है टीजीटी पीजीटी के लिए, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और मैंने इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी है, जिसमें इससे पहले मैंने 17 वीडियो बनाई हुई है। तो प्लेलिस्ट से देखेंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी। और बहुत ज़्यादा बड़ी तो है नहीं वीडियो, 4-5 मिनट की ही है और इससे ज़्यादा बड़ी नहीं है, और आप इसकी स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं। और यहाँ पर चलिए हम शुरू कर लेते हैं। क्लिम योर ब्राइड एंड ऑस्ट्रिक शिया वे are characters in Hardy's The Return of the Native, which begins on a gay fox night. अब ये जो है ना करेक्टर के नाम दिए गए हैं, ये टॉमस हार्डी का जो वर्क है रिटर्न ऑफ द नेटिव, उसमें है ये करेक्टर। और ये जो नोवेल है वो बिगिन होता है किससे? गाय फॉक्स नाइट। अब ये गाय फॉक्स नाइट क्या है? एक्चुअली आपने देखा होगा कि 1605 में गन पाउडर प्लॉट इंट्रीगीज जो थी और षड्यंत्र रचा गया था जो पार्लियामेंट है उसको उड़ाने के लिए, है ना। और ये जो जेम्स फर्स्ट था, बहुत ही लेविश किंग था, उसको असैसिनेट करने के लिए एक जो षड्यंत्र रचा गया था, एक प्लान किया गया था। उसका जो मेन लीडिंग कैरेक्टर था ना, मतलब जिसने किया था, वो गाय फॉक्स था, जिसने सारे बम वम लगाने का जो काम किया था। पर अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि इसका जो प्लान था ना, ये अनफॉर्चुनेटली कहें या फॉर्चुनेटली कहें, वही तो वही जाने, पर इसका जो प्लान था ना, वो अंदर के किसी इनके व्यक्ति ने लेटर लिख दिया था और बता दिया था कि भी ऐसा ऐसा प्लान है। तो वो जो राजा था वो पहले से ही सचेत हो गया था और ये पकड़ा गया था। तो इसी की याद में जो है ना 5 नवंबर को जो ब्रिटिश हैं वो ये गाय फॉक्स नाइट या बॉन फायर नाइट भी बोलते हैं इसको, तो पटाखे वटाखे जला के बहुत आतिशबाजी करके इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये जो नॉवल है थॉमस हार्डी का द रिटर्न ऑफ द नेटिव, ये इसी गाय फॉक्स नाइट से शुरू होता है। और ये जो क्लाइम योर ब्राइट है और ये ऑस्टेशिया वे, ये करेक्टर के नाम है। देन आगे है अपोलोजिया प्रो विटा सुआ इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ कार्डिनल न्यूमैन who is associated with the Oxford movement. आगे है the last poem written by Tennyson which anticipates his death is the dreamer. तो उसकी लास्ट पोम कौन सी थी टेनिसन की, जो कि इसकी डेथ के बारे में बताती है, द ड्रीमर। मैथ्यू अर्नोल्ड प्रोपेगेटेड द आइडिया ऑफ हाई सीरियसनेस एंड ग्रैंड स्टाइल इन पोइट्री। तो ये जो आइडिया था ना हाई सीरियसनेस का और ग्रैंड स्टाइल का, ये पोइट्री में किसने दिया था? मैथ्यू अर्नोल्ड ने। एसे ऑन मिल्टन वॉज रिटन बाय मकाउले ने लिखा था एसे ऑन मिल्टन। द टर्म नोवेल्स ऑफ करेक्टर एंड एनवायरमेंट इज एसोसिएटेड विद टॉमस हार्डी। तो नोवेल्स ऑफ करेक्टर एंड एनवायरमेंट की जो टॉमस हार्डी का आप देखेंगे कि जो करेक्टर हैं वो अपने एनवायरनमेंट, वो डेस्टिनी के आगे फेल होते हैं। मतलब कि जो डेस्टिनी है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, एनवायरनमेंट जो है उनके आसपास का वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस तरह के उसके करेक्टर आप देखने को आपको मिलेंगे। जैसे अगला है हमारा, इन टेस ऑफ द अर्बेविल टेस सन इज नेम्ड सॉरो। उसका नेम क्या होता है? उसका नाम सॉरो होता है। तो आपने देखा होगा कि ये जो टेस है ये भी डेस्टिनी के आगे इसकी भी नहीं चलती है। तो टेस ऑफ द अर्बेविल्स में टेस का सन कौन होता है? सॉरो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम सारी स्टोरी कर लेते हैं पर हमें ये नहीं पता होता है कि इस तरह के क्वेश्चन जो है ना वो पूछ लिए जाते हैं। वैसे ज़्यादातर तो नेट में आते हैं, पर फिर भी आपको नॉलेज तो होनी चाहिए इसके बारे में। टेस मर्डर्स एलेक टर्बेविल्स, ठीक है ना। उसने एलेक को मार दिया था आखिर में, और फिर उसके बाद उसे पुलिस पकड़ कर ले जाती है।
Sartor Resartor is a fictional prose work about the life and work of an imaginary German philosopher Diogenes Theophalstrock, written by Thomas Carlyle. तो ये जो सार्टर रिसास्टर है, रिसार्टस, ये फिक्शनल प्रोज वर्क है जो कि लाइफ और वर्क के बारे में बताता है एक जर्मन फिलोसोफर की। ये नाम है, बड़ा ही अजीब सा नाम है, ये आप देख लेना खुद ही। ये टॉमस कार्लाइल ने लिखा है। Unto this last is a book on political economy by जॉन रस्किन। तो ये जो Unto this last है, ये जॉन रस्किन ने लिखी है। और इसकी खास बात क्या है ना, कई बार आपसे पूछ ली जा सकती है कि ये जो Unto this last है ना, जब गांधी जी साउथ अफ्रीका की जर्नी पर थे तो उनके किसी फ्रेंड ने उन्हें ये बुक गिफ्ट की और उन्होंने इसे गुजराती में ट्रांसलेट किया सर्वोदया के नाम से। उसका टाइटल क्या था जो गांधी जी ने किया था, उसका नाम था सर्वोदया, कि सभी का उदय होना चाहिए, है ना। तो उसमें ये था कि जो ऑप्रेस्ड हैं और जो पुअर लोग हैं उनको ऊपर उठाने की जिम्मेदारी किसकी है, वो है एजुकेटेड जो पर्सन है उन लोगों की है। इस तरह की थीम थी सर्वोदया में। और अनटू दिस लास्ट जो है ये जॉन रस्किन ने लिखा है। अच्छा, एक क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था केवीएस में। उन्होंने मुझसे पूछा था कि ऐसे कौन हमारे जो प्रधानमंत्री रहे हैं जो किसी पोइट की कुछ लाइंस को अपने तकिए के नीचे रखते थे, तो क्या आप हमें उस प्रधानमंत्री का नाम बता सकते हैं और वो लाइन गुनगुना के सुना सकते हैं। तो मैंने उन्हें सुनाई थी। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट वो पोइट हैं और स्टॉपिंग बाय वुड्स इन द स्नोई इवनिंग वो पोम का नाम है। और वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, ये लाइन थी। और अपने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक, तो ये मैंने उन्हें बताया था। और तो उसमें मेरा जो था फर्स्ट रैंक आया था। तो जो थी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस थी वो जॉब। तो आगे करते हैं। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज फ्रॉम 1914 टू 1918 और सेकंड कब थी 1939 टू 1945। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। कभी कभी ना छोटी छोटी बातें पूछ ली जाती हैं तो हमें लगता है कि हमें बड़ा बड़ा चीज़ें याद करनी चाहिए, पर कई बार छोटी छोटी बातें पूछ ली जाती हैं जो फिर हमें आती नहीं है, ये ध्यान में नहीं आती है। मतलब द पोइटिक प्ले द डायनेस्ट वॉज रिटन बाय टॉमस हार्डी। तो ये पोइटिक प्ले है। तो आपने नोवेल पढ़ा होगा टॉमस हार्डी के, पर ये पोइटिक प्ले, तो याद रखना है कि पोइटिक प्ले कौन सा था, द डायनेस्ट। The first English language writer to win the Nobel Prize is Rudyard Kipling 1907। तो जो इंग्लिश लैंग्वेज में ना कौन सा राइटर था, रुडियार्ड किपलिंग था, जिसे 1907 में नोबेल प्राइज मिला था। और अगर नोबेल प्राइज हम फर्स्ट की बात करें तो फ्रांस का राइटर था सूली प्रधोम, जिसे 1901 में मिला था। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना नोबेल प्राइज वाले, ये भी आप कर लीजिएगा कि किसे कब मिला, तो ये भी पूछ लिए जा सकते हैं। द एसे क्वेंटेनेंस ऑफ इब्सनिज्म इज रिटन बाय जेबी शॉ। अब क्वेंटेनेंस का मतलब क्या होता है, निचोड़ किसी चीज का मतलब किसी कोई जैसा है उसका अगर आपको निचोड़ बताना है, सर्व उत्कृष्टता कह सकते हैं हम। और ये इब्सनिज्म क्या है, ये इब्सनिज्म कुछ नहीं है एक्चुअली। आपने राइटर का नाम सुना होगा हेनरिक इब्सन, तो ये इब्सन से इब्सनिज्म बना है। और ये जेबी शॉ जो है, इन्होंने इनके बारे में अगर हम देखें तो ये जो क्या बताया मैंने, हेनरिक इब्सन कई बार बोलते बोलते ना अपने आप ही जीरो हो जाती है मेमोरी, है ना। तो हेनरिक इब्सन जो है ना वो नॉर्वेजियन राइटर थे। तो नॉर्वे से यहाँ पर जब इंग्लैंड में आए हैं ना, तो इनको किस तरह की जो
किस तरह का इन्होंने प्ले लिखा, किस किस तरह के, और इंग्लैंड से इन्हें कैसी रिसेप्शन मिली है, इन सब चीज़ों के बारे में जेबी शॉ ने इस ऐसे में अपने बताया है, क्विंटेनेंस ऑफ इब्सेनिज्म में। तो ये अब आपको याद रखने में आसानी हो जाएगी, ये नाम जो है ना मुश्किल नहीं लगेगा अगर आप इन चीज़ों को समझ लेते हैं तो। एन वेरोनिका इज अ फेमिनिस्ट नोवेल बाय H.G. वेल्स। अगर जो H.G. वेल्स है ना, वो फर्स्ट साइंस फिक्शन लिखने वाला फर्स्ट नोवेलिस्ट है जिसने टाइम मशीन लिखी है ना। और ये अगर हम देखें तो अगर ये ऐसे भी पूछ लिया जा सकता है कि फेमिनिस्ट नोवेल, कई बार हमारे माइंड में हमेशा ये रहता है कि ये तो साइंस फिक्शन ही लिखता था तो साइंस फिक्शन ही लिखेगा, नहीं, इन्होंने फेमिनिस्ट नोवेल भी लिखा है, एन वेरोनिका। तो ये आपको याद रखना है। और टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछा जा सकता, सॉरी पूछा जाता, जा तो सकता है कुछ भी, पर इतना ज़्यादा जो है ना नेट में आता है। तो आप नाम भी याद रख लेंगे तो सफिशिएंट रहेगा आपके लिए। द वार ऑफ द वर्ल्ड्स इज अ वर्क ऑफ साइंस फिक्शन बाय H.G. वेल्स। तो ये H.G. वेल्स के द्वारा लिखा गया साइंस फिक्शन है। और फर्स्ट जो साइंस फिक्शन था अपने इंग्लिश लिटरेचर में वो था टाइम मशीन। नोस्ट्रोमो इज अ प्ले, पॉलिटिकल प्ले बाय जोसेफ कॉनरैड। जोसेफ कॉनरैड, अच्छा एक और बात है, जो रुडयार्ड किपलिंग था ना जिसे 1907 में प्राइज मिला था, ये था इंडिया का, मतलब ब्रिटिश का जब राज था ना तो मुंबई में ये पैदा हुए थे 1865 में, आई थिंक आप चेक कर लीजिए, तब पैदा हुए थे। और फिर जब लंदन चले गए तो फिर वहीं पे इनकी मृत्यु हो गई। तो ये थे इंडिया के, ठीक, जंगल बुक वगैरह लिखी है इन्होंने, इनकी फेमस है। और हम कहाँ पे थे, नोस्ट्रोमो कर रहे थे हम। नोस्ट्रोमो जो है ना इज अ पॉलिटिकल नोवेल बाय जोसेफ कॉनरैड। जोसेफ कॉनरैड के द्वारा लिखा गया वो फेमस नोवेल है। इसके अलावा अगर आप देखें तो इन्होंने लिखा है, लॉर्ड जिम लिखा है। हार्ट ऑफ डार्कनेस बहुत ही फेमस है, जिसमें मार्लो और मिस्टर कुर्ज ही डेड, आखिरी हॉरर हॉरर हॉरर, इस तरह के जो उनकी जो डायलॉग आते हैं ना, ये बहुत ही फेमस लाइंस हैं जो कि हार्ट ऑफ डार्कनेस से पूछी जाती हैं। और इसके अलावा है निगर ऑफ नार्सिसिस्ट, द सीक्रेट एजेंट, ये सब जो है ना ये फेमस नॉवल है। इनके नाम भी अगर आप याद कर लेंगे तो वो भी आपके लिए काफी रहेगा। तो आगे है वेयर एंजल फियर्स टू ट्रेड एंड अ रूम विद अ व्यू, आर नोवेल बाय E.M. फॉस्टर सेट इन इटली। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि इटली में कौन कौन से जो नोवेल हैं वो सेट किए गए हैं, उनकी सेटिंग जो है इटली में है, E.M. फॉस्टर ने लिखा है। तो वेयर एंजल फियर टू ट्रेड एंड अ रूम विद अ व्यू। और आखिरी है एस्पेक्ट्स ऑफ नोवेल इज अ क्रिटिकल वर्क बाय E.M. फॉस्टर। तो E.M. फॉस्टर ने ना इस क्रिटिकल वर्क में फ्लैट और राउंड करेक्टर के बारे में बताया है ना। तो फ्लैट करेक्टर कौन सा होता है, जिसकी क्वालिटी एक ही रहती है, वो एक जैसा रहता है, तो सीधा साधा रहेगा ना, एक जैसी क्वालिटी रहेगी। अगर अच्छा है शुरुआत में तो वो लास्ट तक अच्छा ही रहेगा। और राउंड करेक्टर क्या होता है कि जो पहले अच्छा है या बुरा है जैसा भी है, उसमें मतलब टाइम जैसे जैसे जो स्टोरी आगे बढ़ती है उसमें काफ़ी फ्लैक्चुएशंस आती रहती हैं, उसके जो क्वालिटीज़ होती हैं उसमें। तो आपने देखा होगा बसोला जो है करेक्टर है डचेस ऑफ माल्फी में, तो वो बहुत ही पहले अच्छा होता है, सॉरी पहले बुरा होता है और फिर बाद में अच्छा हो जाता है। तो ये सबसे ज़्यादा जो फेमस राउंड कैरेक्टर है वो बसोला को कहा जाता है अपने इस लिटरेचर में।